हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो पहले हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होती है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, तो ऑलरेडी वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एनर्जी, द वन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं के सब ग्रुप और बहुत सारे एनर्जी हो सकते हैं, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे क्या है, दो टाइप्स के एनर्जी के फॉर्मेशन हो सकते हैं। या तो एक का ओरिजिन काइनेटिक एनर्जी से होगा या दूसरा किससे होगा, पोटेंशियल एनर्जी से होगा। तो इन्हीं सारे दोनों की वजह से आपको क्या मिल सकता है, एनर्जी मिल सकता है। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी से क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 11th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर अब बात करने वाले हैं कि जो एनर्जी है वो देखो, एनर्जी को निकालने के लिए जब आपने पढ़ा था क्लास 11th में, तो क्या पढ़ा था कि एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर याद करिए। तो वहां पर दो टाइप्स की एनर्जी हो सकती है, या तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी अगर है तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते थे, वेलोसिटी देन हाफ एम वी स्क्वायर रख के काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होता था तो क्या कैलकुलेट करते थे, वर्क डन कैलकुलेट करते थे। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। इसका मतलब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, मतलब चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज जब पोजीशन को चेंज कर रहा है तो कितना अमाउंट में चार्ज चेंज हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह कितना अमाउंट में चार्ज जा रहा है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने कहा सपोज कोई एक बैटरी ले लेते हैं। ठीक, तो कोई एक बैटरी ले लिया, बैटरी का टर्मिनल क्या हो गया, प्लस और माइनस हो गया। हमने उस बैटरी से एक रियोस्टेट की ऐड कर दिया। ठीक है, की को क्या किया, जोड़ दिया। जब सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें की जरूर लगाएंगे। बेसिकली की का क्या काम होता है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, तो एक एंड इधर से जोड़ दिया, एक एंड इधर से जोड़ दिया। तो एक की ऐसे जोड़ा तो क्या हो जाएगा, अगर आपने ओपन कर दिया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे आपने की लगाया इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखो अगर मैं एग्जैक्टली इसको डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट में जो की होता है कुछ ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि जब आपने इसको जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा, नहीं जोड़ा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो मैंने क्या काम किया, इलेक्ट्रिक करंट यानी एक की ले लिया। ठीक, अब इस की को हम लोगों ने क्या काम किया, एक ब्लैक बॉक्स से कनेक्ट कर दिया है। क्या काम किया, एक ब्लैक बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस ब्लैक बॉक्स के अक्रॉस मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अब देखो बैटरी से जब भी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो कहां से फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर फ्लो करेगा। तो हमने कहा ब्लैक बॉक्स का एक टर्मिनल A है, दूसरा टर्मिनल क्या है, B है। इलेक्ट्रिक करंट यहां से I फ्लो करेगा, यहां भी I ही जाएगा और यहां भी I ही फ्लो करेगा। ये सारा का सारा सीरीज में है, इसलिए यहां भी इलेक्ट्रिक करंट I ही मिलेगा और यहां पर इलेक्ट्रिक करंट I वापस आ जाएगा। तो क्या हो गया कि हमने एक सर्किट ले लिया, इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दिया और उससे क्या काम किया, एक ब्लैक बॉक्स को जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमने क्या काम किया है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब V अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस
V अप्लाई किया तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, देखो पूरा अगर कंसीडर करना है तो एक क्या कहा हमने कि लेट अस कंसीडर अ सर्किट इन व्हिच वी हैव कनेक्टेड अ ब्लैक बॉक्स have terminal A and B. Also we have connected a key K. So the current is flowing from positive terminal to the negative terminal. Therefore current I is flowing from terminal A and terminal B. ठीक है, अब ये हो गया। लेकिन एक चीज अगर आप ध्यान दें तो जो ब्लैक बॉक्स है उसका कुछ लेंथ भी होगा, ब्लैक बॉक्स जो है उसका कुछ लेंथ भी होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी करंट यहां पर आया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR हो जाएगा। और आपको पता है R इज इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन A होता है। रेजिस्टेंस का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। तो देखो यहां पर तो लेंथ कुछ भी नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। लेंथ जैसे जैसे बढ़ता गया रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो देखो एक टर्मिनल VA हो गया, दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। ठीक है, लेकिन VB में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हायर हो जाएगा। तो जब यहां पर पहुंचेगा इलेक्ट्रिक करंट तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कम हो जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि एट टर्मिनल ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी हाई व्हेनेवर एट टर्मिनल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी लो। ठीक है, वैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी टर्मिनल के क्रॉस, मगर वो एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होता है। मतलब जितना अमाउंट यहां होगा उससे कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही गया है। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट टर्मिनल A is high whereas electric potential at terminal will be low। ठीक है, अब हमने कहा कि सपोज Q अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो हमने कहा Q अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बॉक्स, थ्रू द बॉक्स। ठीक है, अब देखो ये ब्लैक बॉक्स क्या कंसीडर कर सकते हैं आप, ब्लैक बॉक्स का मतलब ये हो गया कि इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर ले सकते हैं, रजिस्टर ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बैटरी ले सकते हैं जिसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स का मतलब एक सर्किट हमने बनाया है, उसमें ब्लैक बॉक्स को कनेक्ट कर दिया है। ब्लैक बॉक्स का मतलब कोई भी कंज्यूमेबल चीज हमने लगा दी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाए या इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम कर पाए। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा सपोज Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बॉक्स। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइन, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइन I इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन T होता है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द चार्ज इज Q इज इक्वल टू IT। तो हमने क्या कहा, suppose Q amount of charge flowing through the black box in time t, then the value of the charge will be Q is equal to IT। This is the equation 1। अब हमको जब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था तभी मैंने आपको वर्क डन बता दिया था। तो मैंने क्या कहा कि इस सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई है, V अप्लाई है। ड्यू टू दैट Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, तो वर्क डन कैन बी डिफाइन एज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टर्मिनल A एंड B टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q V हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। ओके, तो हमको क्या मिल गया है, अभी वर्क डन मिला है। लेकिन वर्क डन यहां से आपको कुछ किसी भी रेजिस्टेंस के फॉर्म में नहीं मिला है, किसी भी टाइम के फॉर्म में नहीं मिला है, करंट के फॉर्म में नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क डन आपके लिए यूजेबल नहीं है। तो अब क्या काम करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, IT, और V को मैं पहले लिख देता हूं। ठीक है, तो W इज इक्वल टू कितना मिल गया, VIT मिल जाएगा। अब इसके अलावा मैंने क्या कहा कि ब्लैक बॉक्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ब्लैक बॉक्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
ओके, ये मिटा देता हूं। सो देखो, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हो गया, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो V की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, आई आर, यहां पर रख दिया तो I एक पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। तो यहां पर हम लोग को वर्क डन किसके फॉर्म में मिल गया, दिस इज द वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज वेल एज टाइम। ठीक है, लेकिन अब एक काम और कर सकते हैं कि यहीं पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग दूसरे फॉर्म में यानी कि चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो नो दैट, we also know that I इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन T होता है। यानी कि आप चाहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हो जाए इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आई की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो आपको मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर टाइम का फंक्शन अगेन आ जाएगा। तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर इंटू आर टी, तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, Q स्क्वायर आर अपॉन टी हो जाएगा। ओके, तो ये वाला हमको किसके फॉर्म में मिला, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मिला, ये वाला किसके फॉर्म में मिला, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में मिला। अब एक और हम लोग वर्क डन जानते हैं, W इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में है, V के फॉर्म में है। सो दीज आर 3 इक्वेशन, इक्वेशन 3 4 हो गया, 5 हो गया और इक्वेशन 6 हो गया। ये तीनों इक्वेशन हमारे लिए क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएंगे। अब देखो इस वाले से कब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, इलेक्ट्रिक करंट दिया हो और टाइम दिया हो, ये 3 फैक्टर पता हो। तो अब मान लो कि ये तीनों फैक्टर नहीं पता है, क्या पता है, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस और टाइम पता है, उसके अलावा नहीं पता है इलेक्ट्रिक चार्ज, रेजिस्टेंस और टाइम पता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी फैक्टर आपको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इक्वेशन 3, 5 एंड 6 आर नोन एज क्या, इक्वेशन 3, 5 एंड 6 आर नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये सारे के सारे इक्वेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्वेशन 5 हो या इक्वेशन 6 हो, ठीक, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। देयरफॉर इक्वेशन 3, 5 एंड 6 डिनोटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इतना लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पावर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने वर्क डन कितना निकाल लिया था, W बराबर U इज इक्वल टू पहला जो मिला था VIT, W बराबर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर मिल गया था, देखो V इज इक्वल टू हमने IR रख दिया था, तो क्या मिल गया था, I स्क्वायर RT मिल गया था। तीसरा वाला वर्क डन जो मिल गया था वो किसके बराबर मिल गया था, U बराबर Q स्क्वायर R अपॉन T मिल गया था। ठीक है, 3 इक्वेशन ये हम लोगों को वर्क डन के फॉर्म में मिल गए थे। लेकिन अभी हम लोगों ने जो भी इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन क्या काम कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दोनों पर डिपेंडेंट है, तो आपको पता है क्या काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू कितना होता है, IR होता है, देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग वर्क डन एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I की जगह V स्क्वायर अपॉन R, तो एक ऊपर वाला R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये सारी इक्वेशन, these equations are known as electrical energy. These equations are known as electrical energy. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल
पावर। तो देखो पावर तो आप जानते हैं क्या होता है, पावर जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो जिस रेट से आप वर्क को कर रहे होते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। यानी आप किसी वर्क को बहुत तेज कर रहे हैं तो पावर ज्यादा, किसी वर्क को आप धीमे कर रहे हैं तो पावर कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, फिजिक्स में मैं ऑलरेडी ये बार कई बार बता चुका हूं कि जब भी हम लोग रेट की बात कर रहे होते हैं, रेट जहां पर वर्ड आ जाए रेट, इसका मतलब ये हो गया कि वो टर्म टी से डिवाइडेड है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। इसका मतलब पावर को अगर डिफाइन करना है तो पावर कैन बी डिफाइन एज W अपॉन टी। ये क्या हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्म में हो गया जब हम लोग कहीं पर भी पावर को डिफाइन करेंगे। बट हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे थे, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको क्या कह रहे हैं, पावर कह रहे हैं। अब देखो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हो सकता है कि पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट दे दिया जाए, उससे मोटर चलाना है, ठीक है। तो आपने क्या काम किया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा वो मोटर, जितना ज्यादा हाई पावर का होगा इसका मतलब वर्क डन उतना ज्यादा करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी, ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, अनदर फॉर्म, ये क्या कहलाएगा, कॉल्ड पावर, कॉल्ड पावर। तो देखो P इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, W अपॉन टी मिल ही चुका है, तो P बराबर W अपॉन टी हो गया। अब देखो W की कितनी सारी वैल्यू है, तो पहले तो आप पावर को क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये सारी वैल्यू आप जनरली किसके फॉर्म में लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन दो फॉर्म में आप लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इन्हीं दो फॉर्म को पावर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैंने कहा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन टी। तो इस इक्वेशन से P बराबर कितना हो जाएगा, I स्क्वायर R टी अपॉन टी। तो पावर की क्या वैल्यू हो गई, P इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। यानी आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट देंगे, देखो जनरली क्या था, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क था कि भाई जितना ज्यादा टाइम में आप वर्क डन कर रहे हैं, अगर टाइम आपने ज्यादा लगा दिया सेम वर्क को करने का मतलब, तो पावर कम हो गया। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो गया कि इलेक्ट्रिकल पावर में कि जितना ज्यादा आप करंट दे रहे हैं, जितना ज्यादा आप करंट दे रहे हैं उतना ही ज्यादा पावर आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो पावर कम, 4 एम्पियर दे दिया तो पावर ज्यादा। रेजिस्टेंस जो है, अगर हाई रेजिस्टेंस है तो आपको पावर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, लो रखना है। तो रेजिस्टेंस आप लो रखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस आपको क्या रखना है, लो रखना है, इलेक्ट्रिक करंट हाई रखना है, ठीक। और दूसरी बात करते हैं इस वाले इक्वेशन से, तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो W बराबर क्या है यहां पर, V स्क्वायर टी अपॉन आर, V स्क्वायर टी अपॉन आर। और ये हमारे लिए कितना मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई टी। तो क्या मिल गया, T से T कैंसिल आउट, तो P बराबर हमको क्या मिल गया, V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर W बराबर कितना था, पहले वाला मैं लिख देता हूं, W बराबर था I स्क्वायर आर टी, और यहां पर W बराबर था कितना था, V स्क्वायर टी अपॉन आर, ओके। तो जब हमने वर्क डन यानी कि एनर्जी इतना लिया V स्क्वायर टी अपॉन आर, तो पावर क्या मिला, V स्क्वायर अपॉन आर। तो कह सकते हैं एक बार मैंने
पावर को इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में लिखा है, दूसरी बार पावर को हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो दिस इज पावर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पावर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो वैसे भी V = IR होता है, चाहे तो आप कनेक्ट कर सकते हैं दोनों रिलेशन को। यहाँ क्या हो जाएगा, V² बराबर I²R, तो I² R² और डिवाइडेड बाई R, तो आपको क्या मिल जाएगा, I² R मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये पावर की दो वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला कि हम कह सकते हैं जो पावर है हमारे लिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। पावर इज ओनली डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो इट इज डिपेंड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। तो इन तीनों फैक्टर्स पर हमारे लिए पावर डिपेंड करेगा व्हेनेवर इलेक्ट्रिक पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ किससे है, टाइम से है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करते हैं। तो P = हम लोगों को पावर की वैल्यू क्या मिली, पावर = मिला I² R, एक इक्वेशन ये मिला था। दूसरा इक्वेशन क्या मिला, I = V क्या होता है, IR होता है, देयरफॉर I बराबर कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो P = कितना हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और इक्वेशन था, W बराबर हम लोगों को क्या मिला था, VIT मिला था। तो P बराबर कितना हो जाएगा, W/T, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, W/T। देयरफॉर P = कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ VI हो जाएगा। ओके, तो तीन इक्वेशंस मैंने लिख दिया है पावर के लिए। इवन एक और इक्वेशन लिख सकते हैं चार्ज के फॉर्म में, I = Q/T। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा इसकी यूनिट की अब बात करते हैं, यूनिट की। तो यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर या एम्पियर वोल्ट हो जाएगा। और जो इसकी SI यूनिट होती है, जो SI यूनिट है वो क्या कहलाती है, SI यूनिट कहलाता है वॉट। ठीक, तो 1 वॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 1 वॉट बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर वोल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा वैल्यू। अब बात करते हैं कि जनरली हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, किलोवाट के फॉर्म में लिखते हैं एनर्जी को। तो यहां पर 1 किलोवाट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वॉट। लेकिन इन मैकेनिक्स की अगर बात करें तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं, इन मैकेनिक्स जनरली हम लोग जो इलेक्ट्रिक पावर को लिखते हैं वो हॉर्स पावर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब किसी भी इंजन को खरीदने जाते हैं या कोई और चीज़ इस तरह की बड़ी चीज़, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, इतने हॉर्स पावर का ये इंजन है या इतने हॉर्स पावर का ये मोटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हॉर्स पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इन मैकेनिक्स यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर होती है। तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए, 1 हॉर्स पावर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 746 वॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। तो ये यूनिट आप याद रखेंगे, इसके अलावा ये यूनिट याद रखना है।